ये तो 14 नवंबर को नतीजे बताएंगे, लेकिन एक और बड़ी चीज ये है, एक और बड़ा वोट बैंक है बिहार में जिसको लेकर बहुत रस्साकशी, खींचतान, विवाद, सवाल सब कुछ हो गया। दो बड़े नेता आपस में भिड़ गए। तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी कह दिया, असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी पर हमला किया, अपनी दाढ़ी टोपी का जिक्र कर दिया। तो अब सवाल और बातचीत इस पर कि आखिर इस बार बिहार का मुसलमान किसे वोट करने जा रहा है। क्या मुसलमान तेजस्वी को वोट करेगा, आरजेडी को, या असदुद्दीन ओवैसी जो बात कह रहे हैं, खुद उनकी दाढ़ी टोपी देखकर जो क्रेज मुसलमानों में, युवाओं में होता है, उनका तस्वीर खींचने को लेकर, उनके साथ सेल्फी लेने को लेकर, उन्हें एक झलक देखने को लेकर, या वो वोट ओवैसी के पास जाएगा। जरा रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात करेंगे। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो एक्सट्रीमिस्ट। एआईएमआईएम ओवैसी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच जमकर जुबानी तकरार हो रही है। एआईएमआईएम ने एक ऑडियो क्लिप शेयर किया जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें तेजस्वी ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। तेजस्वी के इस कथित बयान ने ओवैसी को नाराज कर दिया है। ओवैसी तिलमिला गए हैं। उन्होंने इसे सीधे मुस्लिमों पर हमला बताया है। ये आरोप लगाया है कि तेजस्वी नफरत फैला रही हैं। यादव है, मीडिया से कहता है कि ओवैसी और उसकी पार्टी चरमपंथी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी की नजर में, राजद और गठबंधन की नजर में जो नमाजी है वो चरमपंथी है, जो कुरान को पढ़ता है वो चरमपंथी है, जो रोजे रखता है वो चरमपंथी है, जो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाता है वो चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी है, जिसके सर के ऊपर नमाज की टोपी है वो चरमपंथी है। ये तेजस्वी अगर कह रहा है तो सोचो, ये मोदी का छोटा भाई बनकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। ये आज सत्ता में हासिल करने के लिए और गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स है जो किसी नमाजी को चरमपंथी कहता है। अरे सुन तेजस्वी, तुझे जो गाली देना है बक ले, मगर याद रख, असदुद्दीन ओवैसी 5 मर्तबा का सांसद है। ओवैसी ने तेजस्वी के बयान को सीमांचल की आवाम और मुस्लिमों की तौहीन बताया है। एआईएमआईएम बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ओवैसी ने लालू प्रसाद यादव के सामने उन्हें महागठबंधन में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उनके प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ओवैसी की पार्टी का फोकस सीमांचल में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार समेत करीब 24 सीटों पर है। इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आज से करीब 3-4 महीने पहले जब बिहार का चुनाव गरमाना शुरू किया था कि अक्टूबर में चुनाव होना है, मैं बात कर रहा हूं जून जुलाई की, मेरे सहयोगी चंदन ने डिजिटल पे एक शो शुरू किया एनडीटीवी इंडिया पर, और वो प्रशांत किशोर और ओवैसी उनकी चर्चाओं में सबसे अधिक दिखते थे, क्योंकि उनको उस पर व्यूज मिल रहे थे। खूब दबा के उन्होंने ओवैसी और प्रशांत किशोर के नाम पर बिहार बोले बिहार नाम का शो किया। अब जब चुनाव का ठीक आज प्रचार खत्म हो गया, फर्स्ट फेज का, चंदन मेरा सवाल आप ही से है, आज की तारीख में तेजस्वी बिल्कुल भाव नहीं दे रहे ओवैसी को, ओवैसी तेजस्वी में अब तो तूतू मैमे की लड़ाई दिखाई दे रही है। तो ये क्या इशारा कर रहा है? क्या मुसलमान जो है, आपने बहुत शोज किए, आप घूमे, क्या आपको लगता है मुसलमान को कंफ्यूज करेगा? मुझे नहीं लगता इस बार कंफ्यूज करेगा, खास तौर पर जो पिछली बार हुआ उसको देखते हुए कि जीते हुए तमाम जो कैंडिडेट्स थे वो सारे आरजेडी में आ गए, एक बस जो उनके अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, वो उधर रह गए। तो जो मुस्लिम मतदाता है वो इस बात को समझ चुका है कि असदुद्दीन ओवैसी को, ये मैटर कुछ वैसा ही है कि ओवैसी जहां भी प्रचार करने जा रहे हैं आपको उनकी रैलियों में भीड़ तो नजर आती है, वो उसी तरीके से आक्रामक नजर आते हैं। और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग और मैं कहूंगा कि ये पूरा इलेक्शन अब तक होता हुआ नजर आ रहा है। हमने इससे पहले हर चुनाव में ये देखा है कि बीजेपी ओवैसी को कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से छेड़ती है, टारगेट करती है। आपको इस बार किसी बीजेपी के एक नेता का स्टेटमेंट नजर आ रहा है कि वो ओवैसी को कुछ बोल पाए? इसलिए नहीं कर रही है कि सेकंड फेज में चुनाव बाकी है और ओवैसी की सीटें जितनी हैं वो सब सेकंड फेज में। बाबा
आपको क्या लगता है ओवैसी और तेजस्वी की लड़ाई में मुसलमान के मन में कोई कंफ्यूजन होगा क्या? क्या आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़कर जाएगा वो उस तरफ? देखिए, मेरा शुरू से यह मानना था कि आरजेडी को ओवैसी के साथ बात करनी चाहिए थी। यदि 2, 4, 5 सीट की बात थी, जहां तक मुझे बताया गया था 5 सीट की बात थी, आप 4 दे देते। लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार 4 सीट पर सीमांचल में AIMIM आगे है, वो 4 सीट दे देते ना तो कहीं कोई कंफ्यूजन कहीं भी नहीं रहता। ये तो आपकी इच्छा थी, तेजस्वी की ऐसी इच्छा कहाँ नहीं, थी? मेरी इच्छा नहीं थी, ये आंकड़े कह रहे थे। लेकिन आंकड़ों के अलावा एक और आंकड़ा जो है सोमू के पास भी है जी, वो सोमू एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मुझे लगता था कि कंफ्यूजन ना रहे। वो 24 सीटें जो है ना, एक्चुअली वहां पे सबसे ज्यादा मजबूत है कांग्रेस के 2 सांसद आते हैं वहां। पप्पू यादव को मिला ले तो 3 लोग वहां से आते तो हैं। MIM नुकसान पहुंचा रही है ना कांग्रेस को और आरजेडी को। मुझे आंकड़े वैसा नहीं कहते हैं, परसेप्शन में नुकसान पहुंचा रही है। सोमू क्या तुम्हारे पास क्या जानकारी है? चलो बाइक है। बिल्कुल, देखिए आंकड़े ये कहते हैं कि पिछली बार जो 5 सीटें AIMIM ने जीती वो तो जीती ही, उसमें से 4 विधायक बाद में शामिल हो गए आरजेडी में। उसके बाद की जो सीटें थी उसमें 3 ऐसी सीटें थी जहां पर तीसरे नंबर पे AIMIM रही, और वहां पर जो दोनों वोटों का डिफरेंस था वो इतना नहीं था कि AIMIM कोई फैक्टर रही हो, यानी उनकी वजह से जीत हार तय नहीं हो रही थी। यानी इन 5 सीटों के अलावा कोई भी ऐसी सीट नहीं थी जहां पर AIMIM कोई फैक्टर रहा हो जीत हार के अंतर में। यहां तक कि 13वें नंबर तक AIMIM रही थी। जो सीटें इन्होंने जीती वो सभी वैसी सीटें थी जहां पर मुस्लिम आबादी, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनकी संख्या 60% से अधिक है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस बार आरजेडी ने बिल्कुल भी ओवैसी की पार्टी को भाव नहीं दिया। भाव नहीं दिया। मैं जो आरजेडी वाले ही थे। बिल्कुल, मैं आता हूं, मेरे साथ पद्मजा भी जुड़ गई हैं और अमिताभ जी भी। मैं आपकी राय लूंगा, लेकिन पद्मजा आपने अभी कुछ देर पहले JP नड्डा साहब से बात की, वो बातचीत सुनाई हमने। चंदन ने एक बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया कि अभी तक बीजेपी ने, आई डोंट नो आपने पूछा है कि नहीं पूछा है, आपके पास जानकारी है कि नहीं, कि अभी तक बीजेपी ने इस चुनावों में ओवैसी को टारगेट क्यों नहीं किया? क्या ये क्या चल रहा है आपस में? कुछ आपकी कोई टिप्पणी है क्या पद्मजा? क्या मुझे सुन पा रही है पद्मजा? पद्मजा के पास हम चलेंगे, लौटेंगे, लेकिन अमिताभ जी ये सवाल मैं आप ही पे टॉस करता हूं, क्या आपने भी ऐसा, आपका भी ऑब्जर्वेशन है कि बीजेपी टारगेट नहीं कर रही है ओवैसी को? बीजेपी का कंपटीशन ओवैसी की पार्टी से थोड़ी है, क्यों टारगेट करें? करेक्ट, आई मीन वो अगर स्ट्रेटेजिकली आप देखें नहीं, वो इसलिए मेरे ख्याल से, मैं लेट मी एक्सप्लेन दिस, बीजेपी शहाबुद्दीन के बेटे को क्यों टारगेट कर रही है? इसलिए कि वो मुस्लिम है, इसलिए कि मुस्लिम के बाहुबली का बेटा मुस्लिम कैंडिडेट, हाँ, इसलिए क्योंकि वो महागठबंधन से पोलराइजेशन में मदद करता है। अगर ओवैसी की पार्टी, उन्होंने अगर ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि वो मुस्लिम वोट स्प्लिट करेगा। ठीक है, दूसरी बात, लोकसभा में यही हुआ, जीते हिंदू कैंडिडेट वहां से। और रिप्रेजेंटेशन की बात मुस्लिम समाज में बहुत तेजी से फैल रही है। 18% से कम टिकटें, डेप्यूटी CM मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को ना बनाना, ये जो है चिंता का कारण हो सकता है महागठबंधन के लिए इस बार भी। और हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि लोग सरकार के लिए वोट करते हैं, कई लोग अपना MLA इलेक्ट करने के लिए वोट कर रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 20-25% लोग। जब लोकसभा में 2 सीटों में आगे है, जहां पर नेशनल इलेक्शंस पे चुनाव हो रहा है, तो ये तो विधानसभा चुनाव है। उनके कैंडिडेट्स अभी भी मुझे लगता है अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे और नुकसान जो है वो महागठबंधन को पहुंचाएंगे। क्या स्टूडियो गेस्ट है तो एक सवाल मैं उनसे लेना चाहता हूं, अगर वहां पे नहीं तब बाबा कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं जो बात अमिताभ जी कर रहे हैं, मैं उसी को आगे बढ़ाना। मुझे हमेशा से ये शक है, क्योंकि मैं सीमांचल को जानता हूं, हालांकि 24 सीटें ही हैं, लेकिन वो बात कल को सीमांचल तक नहीं रुकेगी, वो कोसी में भी आएगी और वो दरभंगा तक आएगी, वो मधुबनी तक, वो मधुबनी तक आएगी। तो वो जो संभावना थी ना, आपको वहीं पे खत्म करना चाहिए था। 4 सीट दे देते, गठबंधन कर लेते, ये इतना बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाया विजय जी? आपको क्या लगता है तेजस्वी क्यों संकोच कर गए, क्यों महागठबंधन में शामिल नहीं किया MIM को? देखिए, जो मनोरंजन कह रहे हैं उस बात को मैं दूसरे तरीके से कहता हूं। वैसे आप लोगों को अनुभव नहीं होगा, कभी आप रेल में सफर करेंगे तो रेल में क्या है, एक आदमी के पास स्लीपर बर्थ है नीचे वाली, उस पर कोई दूसरा आदमी बिना रिजर्वेशन के आके बैठता है तो थोड़ी देर तो वो बैठने की कोशिश करता है, पहले खड़ा रहता है, फिर बैठने की कोशिश करता है, फिर बैठते बैठते क्या जिसका स्लीपर सीट है ना उसको बैठा देता है। तेजस्वी जी ये नहीं चाहते कि उनकी स्लीपर सीट पर कोई दूसरा आदमी बिना रिजर्वेशन के बैठे, ऐसा वो सोचते होंगे। ये एक पक्ष इसका ये भी है। दूसरी बात है, MIM बहुत मेहनत करने वाले लोगों में से, अभी हम लोग मनोज्ञा के साथ भी बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत मुस्लिम में उनका बड़ा
क्रेज भी है, बहुत अच्छा काम मतलब अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन क्या बिहार का वोटर मुस्लिम एमएलए चाहता है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एमएलए चाहता है? ये इंपॉर्टेंट बात है। यदि वो मुस्लिम एमएलए चाहेगा तो हो सकता है एमआईएम के लोगों को। विजय जी रोक रहा हूं बीच में। पद्मजा जुड़ गई है मेरे साथ। एक सवाल पद्मजा से ले लेते हैं। पद्मजा, चुनाव का पहला फेज खत्म हो गया प्रचार का, आपका इनपुट, जितने दिन आपने कवर किया, जितना समय आपने दिया, क्या लगता है फर्स्ट फेज में कौन लीड कर रहा है और क्यों? ये जो फेज़ है सुमित, ये एनडीए के लिए काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि पिछली बार 2020 में महागठबंधन का प्रदर्शन इन सीटों में काफ़ी अच्छा था। खास तौर पर आपकी जो तिरहुत, शाहबाद, सीमांचल वाली जो सीटें जा रही हैं इस पहले फेज़ में चुनाव के अंदर। लेकिन इस बार जो है, मैं अब जो एक लिमिटेड एरिया की बात करूं, अगर जो पटना डिवीज़न की सीट्स हैं वहाँ पर बहुत ट्रेडिशनली बीजेपी की ही पकड़ रही है, जेडीयू वहां पे स्ट्रांग रही है, बट खास तौर पर बीजेपी वहां स्ट्रांग रही है। जहां तक इस मोकामा मुंगेर का सवाल है, उसकी अगर बात करें तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी से, जिसको कहते हैं ना कि बहुत बड़ी आयरनी है कि जब अनंत सिंह का नाम आया था दुलार चंद यादव की हत्या में, तो फिर भी शायद थोड़ा गुस्सा था उनके खिलाफ, लेकिन क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, उससे सारे भूमिहारों का लाम बंद होने की अब एक पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। और इसका असर सिर्फ एक अकेले मुकामा में ही नहीं, इस इलाके की कम से कम 9 अलग अलग सीटों में हो सकता है, जिसमें तारापुर भी शामिल है, जहां से बहुत वक्त के बाद एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव खुद सम्राट चौधरी लड़ रहे हैं। एक छोटी सी चीज और, बहुत जरूरी ये फेज है, क्योंकि यहाँ पे 2 मुख्यमंत्री और जो मुख्यमंत्री का चेहरा है आरजेडी के, तीनों ही इस फेज में चुनाव लड़े। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने लास्ट लाइन बोली। फर्स्ट फेज जो है, इस फेज में 3 ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी किस्मत ईवीएम में बंद होगी परसों। जो मुख्यमंत्री है, एक 2 तो उप मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तेजस्वी यादव। इन तीनों के लिए, यानी जो सीएम बन सकते हैं, जो डिप्टी सीएम बन सकते हैं, उनके चुनाव की किस्मत तय हो रही है इस फर्स्ट फेज के पोल के दौरान। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सोमू का, मनोरंजन जी का, चंदन का, अमिताभ जी का, और वहाँ स्टूडियो में बैठे हमारे सम्मानित सदस्य अजीत झा जी, सतीश के सिंह जी और विजय त्रिवेदी जी, और साथ में मेरी सहयोगी मनोज्ञा का।